साथियों नमस्कार। मेरे YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश पटेल। साथियों, पूर्वांचल के सबसे बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओम शंकर BHU में, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसके सर सुंदरलाल अस्पताल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के वो हेड हैं। 11 मई से वो आमरण अनशन पर हैं। आज 16वां दिन, 26 तारीख को उनके अनशन का, आमरण अनशन का 16वां दिन था। और आश्चर्य की बात यह है कि इस दौरान वो 24 घंटे अस्पताल में उपलब्ध हैं और मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। वैसे तो आमरण अनशन पर वहीं है ही, लेकिन मरीजों के लिए भी उपलब्ध हैं। वो जब जो मरीज जा रहा है उसका इलाज कर रहे हैं। साथियों, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है बनारस। महामना मदन मोहन मालवीय की बगिया है BHU, बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसके एक वाइस चांसलर राष्ट्रपति तक बने थे। छात्र संघ की उसकी बहुत गरिमा थी। लेकिन आज BHU में क्या है, पहले ये पैरोडी सुन लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे कि काबा BHU में काबा BHU में काबा, भ्रष्टाचार अपार बा, लूट के कारोबार बा, बिना बेड के जाता मरीजन के जान बा, बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा। काबा BHU में काबा BHU में काबा, मरीजन के खातिर भैया डॉक्टर अनशन पे बैठल बा, तबो यहाँ केहू के कुछो नाही लौकत बा, भ्रष्टाचारिन के मिलत यहाँ प्रमोशन बा। काबा BHU में काबा BHU में महामना के बगिया के पेड़ काट के बिकत बा, मुजायक पर यहाँ भैया मार्बल भी बिछत बा। होला अरे बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा। काबा BHU में काबा BHU में काबा, बहुते कमीशन बा, बहुते लूट बा, बहुते कमीशन बा, बहुते लूट के छूट बा, तूहू लूटा हमहू लूटी, लूटे के रफ्तार बा, बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा। काबा BHU में काबा BHU में काबा, बोला हो कुलपति बाबू के जिम्मेदार बा। काबा BHU में काबा BHU में काबा। BHU में हृदय रोग विभाग के डॉक्टर ओम शंकर मरीजों को बिस्तर दिलवाने, BHU प्रशासन के भ्रष्टाचार को खत्म करने और चिकित्सा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए आमरण अनशन पर हैं। उनका कोई निजी मुद्दा नहीं है। आज के समय में अपने और स्वजनों की बीमारियों का इलाज कराना कितना महंगा हो चुका है, उसे हम आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और डॉक्टर व निजी अस्पताल इसके व्यापारी बन चुके हैं। इस दौर में देश के एक बड़े सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ऐसे भी हैं जो मुनाफे और पैसे की जगह अपने रोगियों का जीवन बचाने के लिए खुद के जीवन पर दांव लगा दे रहे हैं। डॉक्टर ओम शंकर पिछले 16 दिनों से आमरण अनशन पर है, क्योंकि BHU में आने वाले हृदय रोगियों के लिए बेड नहीं दिए जा रहे हैं। जो अनुशंसित जितने बेड हैं उनको मुहैया नहीं कराया जा रहा है। 2 वर्ष से हृदय विभाग के 41 बेडों पर ताला लगा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा। इसके बेड के अभाव में मरीजों को बाहर प्राइवेट अस्पतालों में रेफर करना पड़ रहा था। मार्च में डॉक्टर ओम शंकर ने आमरण अनशन शुरू किया तो उन बेडों को तुरंत ही हृदय विभाग को देने का आदेश दिया गया। लेकिन BHU के चिकित्सा अधीक्षक ने इस आदेश के खिलाफ इन बेडों को दूसरे विभाग को आवंटित कर दिया। BHU में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नज़दीक के राज्यों की बहुत बड़ी आबादी अपना इलाज कराने आती है, लेकिन उन्हें इलाज के नाम पर लंबी लंबी कतारों का सामना करना पड़ता है। जांच के लिए हफ्तों से लेकर महीनों तक का इंतजार करना पड़ता है। यह स्थिति उस शहर की है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की गंगा बहा देने का और बनारस को क्योटो बना देने का वादा किया था। आज फिर वो चुनाव मैदान में है, लेकिन पूरे देश से स्वास्थ्य का मुद्दा गायब है।
कहीं कोई इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर ओम शंकर ने जो मुद्दा उठाया है उसका स्वागत सबको करना चाहिए। स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर आमरण अनशन पर डॉक्टर ओम शंकर है, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दे को दरकिनार कर इसी शहर में आए दिन चुनावी रैली और रोड शो कर लोगों को अलग ही संदेश दे रहे हैं। जनहित के लिए 16 दिन से अनशन पर बैठे डॉक्टर ओम शंकर की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। किसी भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा बुनियादी मांगों को अनदेखा करना असंवेदनशील आचरण और आम आदमी के जीवन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के साथ भद्दा मजाक है। सबका साथ सबका विकास बात तो करते हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन जब सबका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो सबका विकास कैसे होगा? इस बात को तो समझना चाहिए। आर्थिक उन्नति के लिए जरूरी है जनता को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। एक सरकारी आंकड़ा है कि निजी अस्पतालों में महंगे इलाज की वजह से प्रतिवर्ष 5 करोड़ व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। सोचिए, ऐसे ही नहीं 80 करोड़ हुए हैं 10 साल में। जो देश में गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको मुफ्त राशन मिलता है, उनकी संख्या लगभग 80 करोड़ है। तो जब हर साल 5 करोड़ व्यक्ति केवल चिकित्सा के चलते गरीबी रेखा से नीचे चला जा रहा है, तो यह संख्या तो बढ़ती जाएगी, आप चाहे लाख प्रयास कर लें। इसलिए जरूरी है जब देश का कोई भी नागरिक बीमार पड़े तो सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त बेडों की सुविधा हो। डॉक्टर ओम शंकर यह बताते हुए दुखी हो जाते हैं कि पिछले 2 साल में करीब 1000 हृदय रोग से जुड़े रोगियों की जिनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन बेड के अभाव में उन्हें नहीं बचाया जा सका। साथियों, डॉक्टर साहब के खिलाफ इस बीच बीएचयू प्रशासन ने एक्शन भी ले लिया है। आरोप है कि वो आमरण अनशन के चलते उपलब्ध नहीं है, एचओडी पद से उनको हटा दिया गया है एक आदेश जारी करके। लेकिन डॉक्टर साहब का कहना है वो तो 24 घंटे उपलब्ध है, पहले से 5 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे में उनका यह कहना है कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ, ये सरासर झूठ है। आप डॉक्टर साहब को सुन लीजिए उनका दर्द। डॉक्टर साहब, 16वां दिन हो गया, कोई आया आपसे मिलने? नहीं, अभी तो नहीं आया। अभी आपको एचओडी से हटा दिया गया है और उसमें लिखा हुआ है कि आप आमरण अनशन पर हैं। आमरण यानी बीएचयू के संज्ञान में है भली भांति कि नहीं आप आमरण अनशन पर हैं, और आज 16वां दिन है। इसका क्या कारण आपके समझ में आ रहा है कि आपसे मिलने कोई नहीं है? नहीं, सबसे पहले बात तो मैं खाना भले नहीं खा रहा हूँ, लेकिन काम तो मैं पूरा कर रहा हूँ और जितना मेरी ड्यूटी है उससे 3 गुने काम कर रहा हूँ। जैसे आज संडे है जी, अभी भी मैं मरीज देख रहा हूँ, तो संडे को तो यूजुअली मेरी छुट्टी होती है। और ऐसे ही दूसरी भी छुट्टियाँ बीच में, कल भी छुट्टी थी, लोग वोटिंग के लिए छुट्टी था, बनारस के ऑफिस बंद थे, लेकिन कल भी मरीज देख रहा था मैं। तो मैं तो जो मेरे शेड्यूल ड्यूटी है उससे 3 गुने ज़्यादा काम कर रहा हूँ, 3 गुने से भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें संडेज भी हैं, अदर हॉलीडेज़ भी हैं, तो 5 गुना ज़्यादा मतलब काम कर रहा हूँ मैं, जितना हमसे एक्सपेक्टेड था। और वो कहे कि अनअवेलेबल हो, मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ, तो मुझसे ज़्यादा कौन अवेलेबल? मैं तो, ये तो हास्यास्पद है ना। देखिए, एक अपराधी अपने अपराध को छुपाने के लिए, कहता नहीं कि एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध को छुपाने के लिए तीसरा, वो सिर्फ अपने किए हुए काले कारनामों और अपराधों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए वो मेरे विरुद्ध कार्रवाई। आप ये बताइए कि अगर आप कुलपति जैसे सम्मानित पद पर बैठे हैं, वो सम्मानित पद जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ऐसे सम्मानित पद पर कभी राष्ट्रपति तक की पोस्ट पर जाकर बैठे हैं, उसी कुर्सी पर बैठकर आप उसी कुर्सी पर बैठकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं बना रहे, जो सबसे पहली बॉडी है जिससे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चलना चाहिए। आप नियुक्तियां कर रहे हैं, उन नियुक्तियों के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास पावर होता है, आपके पास कोई पावर नहीं होता है। वो नियुक्तियां कर रहे हैं, ये भी आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
उसके बाद जो सैलरी निर्धारित कर रहे हैं आप अपने निजी सलाहकार, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है या कहीं के ऐसे प्रेसिडेंट जो बहुत सारे सलाहकार नियुक्त कर रहे हैं, अगर और वो भी पैसे का दुरुपयोग है। पैसे जो आए थे इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस, यानी कि इस विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम बनाने के लिए, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शामिल करने के लिए आपको पैसे दिए गए थे, धन, ना कि इसका दुरुपयोग अपने भाई बहन और नाते रिश्तेदारों में बांटने के लिए। आपको अगर 35 और 40 एडवाइज़र चाहिए तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हज़ारों हर तरह के हर विधा के यहाँ पे मतलब प्रोफेसर है, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर है, जैसी चाहिए एडवाइज़र वैसा मिलेगा और बिना किसी 1 रुपया दिए हुए। तो आप इस धन का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? और इस तरह यह धन का दुरुपयोग जो विकास के लिए आया था, उसके बाद ऐसी पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं जो कि पद बनारस यूनिवर्सिटी के कानूनों में कहीं लिखित ही नहीं है। तो इस तरह अगर कानून अगर आप अनुपालन नहीं करते तो सबसे पहले कानून के अनुपालन नहीं करने के लिए अगर और एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक को संरक्षण दे रहे तो इसके लिए तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी विरुद्ध तो नहीं होना चाहिए। आप दूसरी वजह से आपके विरुद्ध क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि हमने चिकित्सा अधीक्षक के अपराध के बारे में 50 लेटर लिखे आपको, आपने उस लेटर के विरुद्ध में एक भी जवाब मुझे लिखकर नहीं दिया। तो काम कौन नहीं कर रहा है? आप काम नहीं कर रहे। ये आपका दायित्व था कि हमारे हर लेटर का आपको जवाब देना चाहिए। जब मैं कोई लेटर लिख रहा हूँ तो आपको बताना चाहिए था कि आपने मेरे इस लेटर के संदर्भ में क्या कार्रवाई की और क्यों कार्रवाई नहीं की। क्यों एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक को, जिसे कि ब्लड चोरी कर बेचने के लिए, इरेगुलर ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, उसके इलीगल कैप्चरिंग के लिए, बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चलाने के लिए, बिना नियुक्ति के उसको जबरन कैप्चर करने के लिए, और दूसरे प्रोफेसर विभाग यहाँ के हैं उसके नाम का दुरुपयोग करने के इतने सारे दोषी व्यक्ति को आपने कार्रवाई तो नहीं की, बल्कि उल्टे उनको प्रोटेक्ट करने वो आपकी वजह से, जैसे उनका मन इतना बढ़ गया आपके प्रोटेक्शन की वजह से कि आप यहाँ के जो संस्थान के उनके सर्वोच्च अधिकारी हैं, हम सबके सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो है निदेशक। तो आप निदेशक जी जो हैं उनके बातों का भी आपके संरक्षण की वजह से नहीं वो मान रहे हैं, जो कि निदेशक जी ने आदेश दिया था कि इससे कमिटी के आधार पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हृदय रोग विभाग को संपूर्ण 4था तल्ला नए भवन में और आधा 5वां तल्ला दिया जाना चाहिए। ये कमिटी ने रिकमेंड किया था। और आपके इस अपराधी चिकित्सा अधीक्षक, जो कि पहले से कमिटी द्वारा सत्यापित अपराधी है, उनको आपने संरक्षण कर उन नियम कायदे कानून को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर आपका रिश्ता क्या है? क्या ये आपको कोई चीज़ दे रहा है लाभ? आप बचा क्यों रहे एक अपराधी को? क्या वो आपके रिश्तेदार हैं? अगर रिश्तेदार हैं तो आप इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाएंगे और आप कार्रवाई मुझे कर रहे हैं। आप जो ये अपराधी के विरुद्ध अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो ये खुद एक अपराध है और ये गंभीर अपराध है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब ये सिविल ऑफेंस नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और वो अपने आपकी वजह से सुपीरियर अधिकारी की बात नहीं मान रहा है, ये एक अलग अनुशासनहीनता है। यही नहीं रुका, उन्होंने आप उनके आदेश के बावजूद किसी और को, दूसरे को उसने बेड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तीसरा अपराध है। और चौथा अपराध कि उनको ये अधिकार ही नहीं है जो उन्होंने बेड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। वो अधिकार जो अधिकार नहीं है वो भी आपने करवा दी। तो ये 5वां है। तो हर जगह, और आपने जो कि मेरे विरुद्ध जो आपने आदेश दिए, इसके लिए भी आपके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपने झूठ लिखा है। मैं 24 घंटे सारे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट काम कर रहा हूँ। मैं सारे मरीजों को देख रहा हूँ जो इसी अस्पताल में बैठा हूँ। अपने काम जितना मेरा असाइंड है उससे 3 गुने काम कर रहा हूँ। यहाँ का कोई भी कार्य बाधित नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं अनअवेलेबल हूँ। मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ, जो कि कोई नहीं रहता, आप भी नहीं रहते। आपका तो 3 साल पूरा हो गया था सरकार कल।
नहीं, मेरा कार्यकाल 31 जुलाई को पूरा होगा, इसलिए चूँकि वो आदेश गलत है जी, आदेश का आधार गलत है, इसलिए वो इन्फेक्चुअस है, उस आदेश का कोई मतलब नहीं। मैं आज भी हेड हूँ क्योंकि वो आदेश ही गलत है, उसका तथ्य ही गलत है, जिस पर आधार है वही गलत है। जब मैं यहाँ हूँ तो आप कैसे कह सकते हैं मैं अनेबल कब होता मैं? जब मैं बाहर कहीं होता, कोई मुझे एक्सेस नहीं कर सकता था, कोई फ़ोन और कॉल या मेल को रिस्पॉन्ड नहीं करता मैं। आप तो मुझसे मिलने नहीं आए, आप यहाँ पर अनेबल हैं, आप मुझसे नहीं मिल रहे। मैं 16वां दिन है आमरण अनशन का, आप मुझसे मिलने नहीं आए तो आप अनेबल है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी अगर इरेगुलरिटी हो रही है, कोई अगर दुखी है तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, आप नहीं आ रहे, आप अनेबल, आप किसी से नहीं मिलते हैं। आपने अपना बैरिकेड बना रखा है, 5 आदमी से मिलते हैं जो आपको फ़ायदा पहुंचाता है, या फिर वो रिश्तेदार जिसको आपने यहाँ पर अवैध ढंग से नियुक्त कर रखा है। अनअवेलेबल आप पूछ लीजिए किसी से जाके, ना तो आप आम छात्रों के लिए अवेलेबल है, ना तो कर्मचारियों के लिए अवेलेबल है, ना शिक्षकों के लिए अवेलेबल है, ना अधिकारियों के लिए अवेलेबल है। मेरे जैसे अधिकारी के लिए भी मैं तो 5 बार आपसे मैं दिखा सकता हूँ कि आपको मिलने के लिए मैंने समय मांगा, आपने नहीं दिया, तो अनअवेलेबल तो आप हैं, मैं कैसे हूँ? इसके विरुद्ध अगर इस पर होना चाहिए तो सबसे पहले तो आपको नौकरी से हटाना चाहिए। और उसके अलावा और भी बहुत गंभीर काम करते हैं आप। अभी आप इमरजेंसी पावर को दुरुपयोग करें। इमरजेंसी पावर अपॉइंटमेंट के लिए नहीं होता, रेगुलर हॉस्पिटल और विश्वविद्यालय चलाने के लिए नहीं आता। आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट तो टोटल इलीगल है आपका, क्योंकि अपॉइंटमेंट करने का आपको अधिकार ही नहीं है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और आप अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। आप यहाँ के पेड़ काट रहे हैं और काट के बेच रहे हैं। इनके आदेश को आप कहीं चुनौती दे रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं तो इनको पहले तो इन्हीं को लिखूंगा कि आपका आदेश ही गलत है। और राष्ट्रपति महोदया हमारी सर्वोसर्वा है, तो मैं तो राष्ट्रपति महोदया को भी ये पत्र लिखूंगा कि यहाँ पर जो वाइस चांसलर साहब है वो पूरे पत्र लिखकर मैं आपको उनको दूंगा कि ये क्या क्या कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आगे की क्या रणनीति? मान लीजिए वो लोग नहीं आ रहे हैं आपसे मिलने, तो आप इसी तरीके से हम लोग एक अच्छे डॉक्टर को मर जाने दें सर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए तो समाज को देखना होगा कि समाज को क्या करना है, या कानून व्यवस्था देखने वाले को देखना होगा कि इससे ऊपर है प्रधानमंत्री जी है, उनका संसदीय क्षेत्र है, ये उनको देखना होगा कि भाई क्या करना है, क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना है। वो यहाँ बार बार आ रहे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र का मैं एक नागरिक भी हूँ, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि अब मेरे सांसद है और प्रधानमंत्री भी है, दोनों वजह से उनकी भी जिम्मेदारी है। और मैं कई बार उनसे भी मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन उन्होंने समय अभी तक तो नहीं दी मुझे मिलने के लिए। और अगर मुझे लगता है कि वो कुलपति जी से आकर मिले हैं तो मुझसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि गिरवांश तो मेरे साथ है ना, एग्रीव्ड मैं हूँ, तो मतलब जो भी व्यवस्था है इसके शिकार मैं हूँ, तो मैं उनसे गुहार लगा रहा हूँ। आप मेरी भी तो सुनिए, उनसे सुनिए, क्योंकि कोई भी अपराधी अपने आप को अपराधी तो बताएगी नहीं। और मैं जो बात करूँगा वो सिर्फ सबूत के साथ बात करूँगा। अभी तक हर बार सबूत के साथ बात की है, और दोनों के मैं दिखाऊँगा कि ये जो आपके कुलपति जी हैं किस तरह से मैंने सारी चीज़ें जो बताई है, तो वैसे ऑब्वियस है। और जो आदेश हैं, जो निदेशक महोदय के आदेश है, मैं उनके अनुपालन की बात कर रहा हूँ, वो आदेश आपको दिखा दूंगा। मैं जिसको ब्लड बैंक का अपराधी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता की बात कर रहा हूँ, तो उसके भ्रष्टाचार की बात के तथ्य आपके सामने मैं आपको प्रस्तुत करूँगा। तो मैं सारे तथ्यों पे बात करूँगा, आप सिर्फ उन तथ्यों को देख लें और मुझे इत्मीनान हो जाएगा। अगर आपको वो तथ्य अगर ये लगे कि नहीं डॉक्टर ओम शंकर जो तथ्य दे रहे हैं वो गलत है और जो कुलपति महोदय कर रहे हैं वो सही है, तो फिर आप निर्णय ले, जैसा आप कहेंगे वो सबको मंजूर होगा। आपके स्वास्थ्य का भी चेकअप इस दौरान अभी तक नहीं हुआ? जैसा आमतौर पर कोई आमरण अनशन पर बैठता है तो 2-4 दिन में डॉक्टरों की टीम आती है, स्वास्थ्य चेकअप किया जाता है, उसके अनुसार फिर निर्णय लिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है और वज़न धीरे धीरे कम हो रहा है, लगभग 9-10 kg वज़न जो है पहले से कम हो गया है। स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है और बीपी वगैरह भी सामान्य है। थैंक यू डॉक्टर साहब। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने देश की एक बड़ी आबादी आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है। यहाँ सबके लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा भी मैसर नहीं है। सर्वप्रथम तो देश में सरकारी अस्पतालों का अभाव है। जहाँ अस्पताल की बिल्डिंग खड़ी है वहाँ डॉक्टर नहीं, जहाँ डॉक्टर हैं वहाँ बेड नहीं, जहाँ सब कुछ है वहाँ उपकरण नहीं। वही प्राइवेट अस्पतालों में बेड और अन्य सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन देश की करोड़ों
जनता के पास जहां खाने को राशन नहीं है, उनके लिए प्राइवेट अस्पतालों के सभी रास्ते बंद हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल आज इलाज की जगह मुनाफा कमाने का अड्डा बन चुके हैं। गरीबों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ही एकमात्र साधन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बीएचयू जैसे अस्पताल में जहां फंड्स की कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ के कुलपति और चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता अपनी मनमानी पर उतारू हैं। हृदय रोग विभाग के लिए आवंटित बेडों को मुहैया नहीं करवा पाकर आम जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। भारतीय संविधान में जीवन जीने का मौलिक अधिकार सबको है, और किसी भी बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए बेड से वंचित कर देना उसके मौलिक अधिकार का हनन करना है, और यह एक आपराधिक कृत्य है। अपने देश में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भी बुनियादी अधिकार है। स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, राइट टू हेल्थ, उनमें सबसे जरूरी अधिकार है, जिसे देश के 140 करोड़ नागरिकों को बिना शर्त मिलना ही चाहिए। इसी को लेकर डॉक्टर ओम शंकर लंबे समय से चिकित्सा की बदहाली के खिलाफ संघर्षरत हैं। उनकी एक मांग यह भी है कि बीएचयू के अलावा बनारस में एक एम्स खोला जाना चाहिए। साथ ही हृदय रोगों में बढ़ोतरी के मद्देनजर देश में कम से कम 50 नए कार्डियक सेंटर का निर्माण कराया जाए। यदि उनकी मांग गलत है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप खुद समझिए कि 16 दिन हो गए बीएचयू प्रशासन का कोई बंदा उनसे इस अनशन के बाबत बात करने नहीं आया। वीसी, डायरेक्टर, रजिस्ट्रार को तो छोड़ दीजिए, एक प्यून तक उनकी तरफ से नहीं आया। इन्होंने न जाने कितने पत्र लिखे, उनका कोई जवाब नहीं आया, जैसा कि आप सुने हैं, डॉक्टर साहब खुद बोल रहे थे। साथियों, ये चुनाव तो अब अंतिम चरण में है, 3-4 दिन का और मामला है, लेकिन ये जो स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ का मामला है, ये जब तक हल नहीं होगा, देश कैसे खुशहाल बनेगा, सबका विकास कैसे होगा। आज बस इतना ही, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।